Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 10th Civics Chapter 2 Federalism. सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है। फेडरलिज्म मीन्स पहले तो आप सीधे सीधे इसको वर्ड्स में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जब हम पावर को डिवाइड कर देते हैं अदर्स कॉन्स्टिट्यूट में या दूसरे हम कह सकते हैं दूसरे यूनिट्स में अपनी पावर को शेयर करना, वो एक फेडरलिज्म कहलाता है। और वो हम पढ़ेंगे कंट्री के अकॉर्डिंग अपने इंडिया का कि किस तरीके का सिस्टम है और फेडरलिज्म के अंदर क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल से जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम का और श्रीलंका का, तो हम रिकॉल करेंगे एग्जांपल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुई थी। तो वो इन दोनों में से कौन सा फेडरलिज्म सिस्टम आता है, ठीक है, बेल्जियम आता है या श्रीलंका आता है। तो इसको हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो कि फेडरलिज्म की कंडीशन कोई भी कंट्री कंप्लीट करता है और हम कब कहते हैं कि हाँ भी फेडरलिज्म है यानी पावर डिवाइड हो रही है, और कौन किसको पावर देता है। तो वो हम इसके अंदर विद एग्जाम्पल समझेंगे। Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in last chapter। जैसे कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका में देखा स्टूडेंट, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट में। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस तरीके से बेल्जियम में अपना उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट में चेंज करा और सेंट्रल की गवर्नमेंट की जो पावर थी वो क्या कर दी, कम कर दी। एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट्स एंड यानी किसको दे दी, दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, किसकी शिफ्टिंग हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की। और कहाँ शिफ्ट हो रही है, रीजनल गवर्नमेंट यानी जो स्टेट हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं तो सेंटर से उसकी पावर किसको दी जा रही है, गवर्नमेंट को। लेकिन इससे पहले आपने जो फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ा था उसमें किस तरीके था, पहले जैसे कि मेजॉरिटी था या किसी एक को ज़्यादा पावर मिली हुई थी, इस तरीके से हमने रीड करा था। लेकिन अकोमोडेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सेंटर में जो डच लैंग्वेज है और उसके साथ फ्रेंच लैंग्वेज है, दोनों के नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स जो हैं इक्वली उसमें बैठेंगे, और किस तरीके से जो सेंटर की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को शेयर की जाएगी और उनके भी राइट्स होंगे और वो उनसे कोई भी क्या नहीं कर सकता है, एनक्रोच नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले क्या था कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है और वो स्टेट को अगर देती भी है तो जब चाहे चाहे वो वापस ले भी सकती थी पावर। तो इसके चलते हुए क्या होता है, वो फेडरलिज्म नहीं होता है। फेडरलिज्म मीन्स होता है कि जब सेंट्रल अपनी पावर को रीजनल गवर्नमेंट को शिफ्ट कर देती है यानी दे देती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम स्टूडेंट समझें कि जैसे कि आप जैसे कि क्लास है, क्लास के अंदर क्या कर रही है, एक टीचर है वो पढ़ाती है, लेकिन कई बार उसको कुछ काम होता है, वो जाना है, तो वो अपना पावर किसको शिफ्ट करके जाती है, मॉनिटर को देके जाती है, और वो उस टाइम पे क्या करता है, हैंडल करता है और एज अ टीचर का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेडरलिज्म हो रहा है यानी पावर जो होती है वो क्या हो रही है, डाइल्यूट हो रही है यानी ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे भी वही है, शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू रीजनल गवर्नमेंट। ठीक है, विद एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा आप इजीली समझ सकते हैं। रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट इन बेल्जियम इवन अर्लियर। भाई रीजनल गवर्नमेंट के पास तो पावर पहले भी थी जैसे कि आपने बेल्जियम में देखा, लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले क्या था कि सेंट्रल क्या है, अगर अपनी स्टेट्स को क्या दे रही है, पावर दे रही है, तो जब उसका मन चाहे वो अपनी पावर्स अपने अकॉर्डिंग ले भी सकती थी। तो इससे क्या होगा, स्टेट को काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स, और उन्हीं का ज़्यादा रोल्स और उनकी ज़्यादा पावर्स होती थी सेंटर की। बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब वो पावर दे देती थी सेंट्रल, तो वो कभी भी गवर्नमेंट अपनी ये पावर और स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती थी। द चेंज एंड टुक प्लेस इन 1993। लेकिन 1993 से वॉज दैट रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। लेकिन 1993 से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा बेल्जियम में, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में अकोमोडेशन में पढ़ाई था कि किस तरीके से सेंटर के अंदर डच और फ्रेंच के इक्वली नंबर ऑफ मिनिस्टर्स को रखा गया और इक्वली बिल्कुल वैल्यू दी गई।
सभी रीजनल्स की और रीजन के जो लोग थे, और उसके अंदर शिफ्ट कर दी यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म, यानी यूनिटरी से फेडरल फॉर्म में गवर्नमेंट को चेंज करा। अब आप सोचोगे भाई ये क्या है, लेकिन आप पहले ये देखें कि जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हो रही है यहाँ पे, यानी रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी अब अपनी पावर के लिए स्टेट को रीजनल जो गवर्नमेंट्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, अगर भाई ऐसे पावर मिल जाती हैं रीजनल को कि भाई ठीक है अब आपकी पावर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करो, कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई आपको एनक्रोच नहीं करेगा, छीनेगा नहीं आपकी पावर, तो इसका मतलब कितना अच्छा लगता है। फिर ठीक है डिफरेंट डिफरेंट हो गई, सेंटर अलग है अपना, उसकी अलग पावर है, और रीजनल गवर्नमेंट्स की पावर अलग है। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, और अब क्या हो गया, बेल्जियम एक एग्जांपल है स्टूडेंट जो यूनिटरी से फेडरल में चेंज हो रहा है। अब यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी का मतलब होता है जिसमें कि एक के हाथ में ज़्यादा पावर होती है, जैसे कि सेंटर के हाथ में, जैसे कि हम श्रीलंका का एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उसके अंदर सिन्हाला लैंग्वेज के ज़्यादा मेजॉरिटी थी, तो उन्हीं की हाथ में ज़्यादा पावर थी और उन्हीं की मेजॉरिटी थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यूनिटरी, यानी जब किसी एक के हाथ में ज़्यादा पावर होती है और वही रूल करता है और वही डिसाइड करता है किसको कितनी पावर देनी है। लेकिन फेडरल में आपने देखा बेल्जियम के एग्जांपल से कि किस तरीके से इक्वलिटी दी जाती है, अपने रीजनल स्टेट्स को भी इक्वल बिल्कुल वैल्यू दी जाती है। तो ये दोनों के एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं फेडरलिज्म क्या है, कि किस तरीके से पावर क्या हो रही है यहाँ पे, डाइल्यूट हो रही है, ऊपर से लेके नीचे स्टूडेंट वो पावर क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कोई सेंटर पावर अगर उसके पास ज़्यादा तो वो अपनी पावर को दे रहा है। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है उसके अंदर कोई ऑनर है, उसे कहीं जाना है तो वो अपनी राइट्स किसी न किसी को देके जाएगा ना, जैसे मैनेजर है नीचे काम करने वाला कि अब आपके पास अथॉरिटी, आप ये काम कर सकते हो अगर मैं नहीं होऊंगा। तो वहाँ पे ये मतलब समझने की कोशिश करने की वाली बात है कि फेडरलिज्म का मतलब ही होता है कि हम पावर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि पावर शेयरिंग कर रहे हैं, यानी ऊपर से लेके नीचे तक इक्वल हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी उसको हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो श्रीलंका कंटिन्यू टू बी, श्रीलंका में तो अभी भी यूनिटरी सिस्टम ही है, अभी भी उसके अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि होती हैं पर्पसेस, प्रैक्टिकल पर्पसेस से सारे की, अगर अभी आप देखेंगे तो वो फेडरल है श्रीलंका का। और हमने बेल्जियम में क्या देखा, हमने बेल्जियम में देखा सिस्टम फेडरलिज्म, यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। यूनिटरी में हमने क्या देखा स्टूडेंट, के एक नेशनल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड तमिल लीडर्स वांट्स टू श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, लेकिन तमिल के कुछ लीडर्स हैं जो चाहते थे कि भी फेडरल सिस्टम होना चाहिए। एंड फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है स्टूडेंट, जब एक गवर्नमेंट अपनी पावर को डिवाइड कर देती है सेंट्रल अथॉरिटीज़ और उसकी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, यूनिट्स होती हैं दूसरी कंट्री की, जैसे कि सेंटर अपनी दूसरी लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी पावर क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो उसे फेडरलिज्म कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, तीन मीनिंग आपको इसके अंदर समझने हैं, फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, विद एग्जांपल आप दे सकते हैं। आपको इजीली समझ आ गया होगा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में दोनों में से फेडरलिज्म कौन है। And one is the government for entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest। और यूजुअली अगर आप देखेंगे जो फेडरलिज्म है उसके अंदर टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, यानी दो गवर्नमेंट होगी, जैसे कि सेंटर हो गया, स्टेट हो गया। एंड वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, यानी इसमें बोला है फेडरलिज्म में हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे कि वन गवर्नमेंट कैसे होगी, एंटायर कंट्री यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी जो एक गवर्नमेंट होगी वो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को हैंडल करेगी जो पूरे नेशनल इंटरेस्ट होंगे, यानी जो बहुत ही पूरे कंट्री के लिए वैल्यूएबल होंगे। एंड द अदर आर गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस एंड स्टेट लुक एट आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। और जो दूसरी गवर्नमेंट होगी जैसे स्टेट होगी वो अपने एडमिनिस्ट्रेशंस का वर्क देखेगी, अपने एरिया का देखेगी, अपने प्रोविंस का, स्टेट्स का देखेगी कि वहाँ के डे टू डे क्या वर्क हैं जो उसको बेटर बना सकते हैं। बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और फेडरल के अंदर जो सेंट्रल स्टेट दोनों होती हैं अपनी दोनों पावर को इंजॉय करते हैं, अपना वर्क करते हैं, कोई किसी
के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता। ये आप मैप में देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो कि अभी क्या हो चुकी हैं, फेडरलिज्म को फॉलो कर रही हैं, यानी वहाँ पे पावर डिवाइड है, जैसे कि रशिया, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया। ये रेड कलर से आप नाइजेरिया, और ये जो रेड कलर से जितने भी हैं स्टूडेंट, साउथ अफ्रीका, तो आप इजली इसमें देख सकते हैं मैप के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो है। स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो ये एग्जांपल हैं जो यहाँ पे बताया गया है कि ये ब्राज़ील है, और किस तरीके से कनाडा के यूज़ करके मैप में बताया हुआ है। कि इसमें स्टूडेंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओनली 25 वर्ल्ड 193 कंट्रीज़ हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम। 193 कंट्री में से सिर्फ कितनी कंट्रीज़ हैं जो फॉलो करती हैं? 25 कंट्रीज़ हैं जो कि फेडरल सिस्टम को फॉलो करती हैं। एंड उसमें फिर इन्होंने बोला है स्टूडेंट देयर 40% ऑफ द, अगर हम इसको देखें सिटीज़न, पूरी कंट्री का 40% कंट्री जो सिटीज़न है वो इन कंट्री में रहता है। कितनी? 25 हैं जो ओनली पॉपुलेशन पूरे उसकी 40% इन कंट्री में रहती है। तो ये मैप में आपको देखना है, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम और फेडरल रेड कलर है, यानी जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो हो रहा है और फेडरल है। तो ये कौन से कलर दिखाया गया? रेड कलर से। ये आपको मैप के अंदर देखना है, आपको समझना है कि किस तरीके से कौन सी कंट्री है, ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। एंड इन दिस सेंस फेडरल फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट्स। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से फेडरेशन और यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट जो है दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अंडर द यूनिटरी सिस्टम, अब यूनिटरी सिस्टम में क्या है? ईदर देयर इज ओनली द लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट मीन्स यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि जो वन लेवल की गवर्नमेंट होती है और या फिर उसके जो सब यूनिट्स और सबॉर्डिनेट होते हैं टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो इसके अंदर क्या हो गया? वो सबॉर्डिनेट करेंगे सेंट्रल को, यानी उसी को गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक ही है और वही पावर देगी अपने स्टेट्स को, और स्टेट क्या करेगा? यानी जो सपोर्ट करेगा, किसको करेगा? सेंटर को करेगा। लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल्स और द लोकल गवर्नमेंट, और कोई भी ऑर्डर या लॉ पास करना है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ये यूनिटरी सिस्टम में है। बट इन द फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर फेडरल सिस्टम हुआ तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कुछ भी करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ऑन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो आंसर देने के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कुछ पूछे तो वो आंसर दे ना दे वो उसके ऊपर है। बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली, दोनों गवर्नमेंट सेपरेट हैं, आंसरेबल टू द पीपल, लोगों को अपने आंसर देने के लिए, क्योंकि सेपरेटली क्या करते हैं? दोनों रूल करते हैं अपनी किसी भी कंट्री में। जैसे कि इंडिया का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, आज हमने पढ़ा है फेडरलिज्म। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि भाई बेल्जियम, अब आप बताओ कि वो फेडरलिज्म में आता है या नहीं आता। और श्रीलंका, दोनों के एग्जांपल से। तो श्रीलंका क्या है? फेडरल सिस्टम फॉलो करता है। और बेल्जियम क्या, उसने क्या कर लिया बाद में? पहले तो ऐसे ही था, लेकिन बाद में उन्होंने भी फेडरलिज्म को फॉलो करा। इंडिया भी एक ऐसा एग्जाम्पल है कि बेल्जियम के तरह ही ये है जो कि फेडरलिज्म को फॉलो करता है, यानी सेंट्रल स्टेट की जो पावर्स हैं वो अलग अलग हैं और कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता, कोई किसी को आंसर देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कि फीचर्स कौन से हैं फेडरलिज्म के कौन कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक किसी भी फेडरलिज्म के लिए होना चाहिए। अगर फेडरलिज्म हम डिक्लेयर करते हैं तो वो किस किस फीचर्स को कंप्लीट करता है।